टेस्ट पेपर है बेटा केमिकल बॉन्डिंग वाला? डाउट्स कब लें इसके? कल ले लें? बताओ, कल ले लें? कल एक बार घर से चेक करके आओ, कोई भी डाउट है मेरे से पूछो, ठीक है? अभी एनसीईआरटी लेके आए हो? पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा पेंडिंग है, वो कंप्लीट करवा रहा हूं। एक टॉपिक हम कर रहे हैं, वैसे हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ लिया, कोलिजन थ्योरी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। ब्रीफ एक जगह पे लिख रहे हैं भी कोलिजन थ्योरी क्या है। कोलिजन थ्योरी में हमने पढ़ा रेट इस चीज पे डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट आपस में कितने की जल्दी टकराते हैं। जैसे इसमें अगर हमने H2 और I2 ऐड कर दिया और इससे 2HI बना रहे हैं, तो हम कहते थे जितना जल्दी टकराएंगे उतनी रेट क्या होएगी, फास्ट। लेकिन कोलिजन थ्योरी कह रही है इसमें आगे दो फैक्टर्स हैं। पहला, कितनी जल्दी टकराएंगे जिसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दूसरा, कई बार टकराना सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता, टकरा तो जाते हैं एटम लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन पाता। तो फिर ये भी मैटर करता है भी टकराते हैं, सिर्फ टकराना सफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव कोलिजन कितने के हैं। तो आज हम ये समझेंगे भी ये इफेक्टिव कोलिजन कैसे होते हैं, टकरा के प्रोडक्ट भी बने, उसे कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। कोई भी फैक्टर अगर रेट को बढ़ाएगा तो वो या तो आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा या फिर क्या बढ़ाएगा, इफेक्टिव कोलिजन। तो इन दोनों चीजों को हम समझ रहे हैं और इनसे रिलेट करेंगे सारे फैक्टर्स। जैसे पहला फैक्टर है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, आपको बता दिया था, कोई डिफाइन करो, क्या बताया मैंने कोलिजन फ्रीक्वेंसी? कोई ये क्या ना बताएगा? अंकित, आप, अंकित आपका नाम, आप बताओ। यस, आगे कोई कंप्लीट करेगा इसे? इन्हें यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, है ना? तो थोड़ा आगे स्पेसिफाई करनी है कंडीशन। यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, कोलिजन्स काउंट करेंगे हम भी। 10 बार टकराते हैं, 100 बार होते हैं, 1000 बार होते हैं, किसमें? एक यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकंड के अंदर। उसे क्या कहते हैं? उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ कोलिजन्स इन ए यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, और इसे डिनोट किया जाता है सिंबल है Z, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज कई बार सिंबल दिया जाता है Z, Z इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन इनमें से कुछ कोलिजन इफेक्टिव हैं, कुछ नहीं है। इफेक्टिव का क्या मीनिंग है? अगर तो
कोलिजन हो और प्रोडक्ट बन जाए तब तो माना जाता है इफेक्टिव, लेकिन अगर प्रोडक्ट बने ही ना बेटा, दोबारा खाली वापस आ जाए मॉलिक्यूल, तो उसे कहा जाता है इनइफेक्टिव। तो कई बार हमने देखा कि रिएक्शन में कोलिजन तो बहुत हो रहे थे, लेकिन रिएक्शन फास्ट नहीं थी, स्लो थी। तो उससे हमें पता चला कि सिर्फ कोलिजन होना ही सफिशिएंट नहीं है, ये मॉलिक्यूल आए टकराएं, टकरा के वापस चले जाएं, क्या कोई फायदा हुआ? नहीं। ये I2 है, ये H2 है, आए टकराएं, इतनी जोर से टकराएं कि इसका बॉन्ड टूटे I का, ऐसे बीच में से टूट जाए, इसका बॉन्ड टूटे ऐसे H और H का, और फिर क्रॉसिंग हो जाए, H इसके साथ लग जाए और I इसके साथ, देन इट इज कॉल्ड इफेक्टिव। अदरवाइज क्या माना जाएगा? इनइफेक्टिव। तो इफेक्टिव कोलिजन मैटर करेंगे रेट को। कई बार इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे तभी रेट फास्ट होएगी। तो इफेक्टिव हम उसे कहते हैं अगर टकराने के बाद क्या बने? प्रोडक्ट। तो जैसे अर्हीनियस इक्वेशन समझाते हुए तुम्हें बताया था कि कई बार 100 कोलिजन हो रहे हैं, लेकिन उसमें से फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन 30 थी, 30%। टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी हो गई थी? 40। तो टोटल कोलिजन से ज्यादा जो मैटर करेगी रेट, वो कौन मैटर करेगा? इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन्स हैं, कोलिजन्स which result in formation of प्रोडक्ट, जिससे कोलिजन क्या बनाता है? प्रोडक्ट। ठीक है। तो अगर Z टोटल कोलिजन है, हमने पढ़ा था उसके इफेक्टिव की फ्रैक्शन जो है e⁻⁻⁴ लेकिन अब दिमाग में आता है भी क्या ऐसी चीज है जो किसी कोलिजन को इफेक्टिव या इनइफेक्टिव बनाती है? तो फिर दो रीजंस हैं, दो फैक्टर्स हैं आगे जो इसे इफेक्टिव या इनइफेक्टिव बनाते हैं। पहला फैक्टर है एनर्जी बैरियर, दूसरा फैक्टर एक और पढ़ेंगे, पहले एनर्जी बैरियर। अभी मैंने बताया भी H2 और I2 आया, टकराया, टकरा के वापस ऐसे ही चला गया, प्रोडक्ट बना ही नहीं, इनइफेक्टिव है। लेकिन यही H2 और I2 पूरी तेजी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ जोर से टकराए, जब ये जोर से टकराएगा, प्रेशर आएगा, तब बीच में से बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे दो स्टिक्स हैं, जोर से टकराएं तो चांसेस हैं कि बीच में से टूट। तो अगर जोर से टकराएगा तभी बॉन्ड टूटेगा। जोर से टकराने का मतलब वो कोलिजन इफेक्टिव होंगे जिनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई टकराते वक्त। तो एक तो पहला तो हमें ये लगता है कि सिर्फ वो वाले कोलिजन इफेक्टिव होंगे जिनको टकराते वक्त कौन सी एनर्जी मिल जाए? एक्टिवेशन, या फिर इनकी खुद की एनर्जी ज्यादा हो जाए थ्रेशोल्ड से, तब तो वो इफेक्टिव हो पाता, नहीं तो इफेक्टिव नहीं हो पाता। ठीक है। तो इफेक्टिव कौन कौन से होंगे? एनर्जी बैरियर का मतलब ये है ओनली दोज कोलिजन्स result in formation of product which have got कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी एट टाइम ऑफ कोलिजन। टकराते हुए जिसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, सिर्फ उन्हें प्रोडक्ट बनाना है, बाकी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, तो उन्हें कहा जाता है इफेक्टिव कोलिजन। जिससे नेट रेट हमारा ऐसे हो गया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, लेकिन इनटू e⁻⁻⁴ ये क्या था? फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे कोलिजन है जिनको क्या मिल गई? एक्टिवेशन। ठीक है। जिनको एक्टिवेशन मिल गई वो तो इफेक्टिव होंगे, जिनको एक्टिवेशन ही नहीं मिली अभी, तो बॉन्ड टूटा है नहीं, टकरा जरूर गए, टकरा के खाली चला गया कोलिजन, तो प्रोडक्ट तो बना नहीं, तो क्या रेट पे कोई असर होगा? इट मींस कोलिजन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जो मैटर करेगी चीज, वो ये मैटर करेगी वो कोलिजन क्या हो? इफेक्टिव। तो कोलिजन हो जा रहे हैं 100, लेकिन 100 नहीं मैटर करते, ये मैटर करता है कि उनमें से कितने हैं जो इफेक्टिव हैं। अगर 30 इफेक्टिव हैं तो रेट 30 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। 40 है किसी में इफेक्टिव, तो रेट किस पे डिपेंड करेगी? 40। ठीक है। तो मैं ये बात बाद में समझ आई भी, सिर्फ कोलिजन मैटर नहीं करते, ये भी मैटर करता है भी इफेक्टिव कितने हैं। क्लियर है? हो जाएगा। लेकिन लास्ट पे एक और फैक्टर भी है
एक क्वेश्चन ऐसा हमें आ गया कि वो कहता भी क्या ऐसा होगा भी कोलिजन को हमने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी और सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव हो जाएं। तो हमने देखा भी कई बार एक्टिवेशन एनर्जी देने के बावजूद भी सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो रहे, 100% तब भी नहीं हो रहे। इसका मतलब एक और फैक्टर हमें मिला और वो फैक्टर है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन फैक्टर, या फिर इसे कई बार स्टेरिक फैक्टर भी कह देते हैं। व्हाट इज ओरिएंटेशन फैक्टर? ऐसे समझो भी NO2 है, ये स्ट्रक्चर रहता है NO2 का, एक NO2 दूसरे NO2 से टकरा के, इस पे भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी एक सिंगल है, नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, 5 में से 2 शेयर कर लिए, 2 ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, 4 एक रह गया। आपने भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, इसका स्पेशल केस था हाइब्रिडाइजेशन sp2 है लेकिन बॉन्ड एंगल 131 है सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बहुत जल्दी आपस में टकरा जाते हैं। इसका मतलब इसमें एक्टिवेशन की तो कोई दिक्कत लग नहीं रही क्योंकि बॉन्ड टूटा तो है ही नहीं, बना है। लेकिन ये वाली रिएक्शन में भी देखा भी चांसेस 100% नहीं है, सारे के सारे प्रोडक्ट नहीं बनते। तो अब इसमें क्यों नहीं प्रोडक्ट बनते? क्या बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है हमें? कोई सिर्फ ये टकराए बॉन्ड बनेगा, तोड़ने के लिए एनर्जी लग ही नहीं रही। तो इससे हमें एक और फैक्टर मिला, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या कहता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके अगर देखें तो हमें ये पता है भी अगर N किससे टकराए, N से, तब तो बॉन्ड बनेगा N और N का। लेकिन बाय चांस अगर N O से टकरा जाए, क्या बॉन्ड बनेगा बेटा? N और O का तो बॉन्ड ही नहीं बनाना। इट मींस रेयर टकराते हुए ये भी होता है भी कौन सा एटम किससे टकरा गया, डायरेक्शन क्या रही, उसमें भी चांसेस हैं कि प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। इट मींस अगर N इधर से और N इधर से आए, इसे कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन, तब तो प्रोडक्ट बनेगा भी, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो रेयर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा भी ऐसा किया हमने, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, फिर टकराए लेकिन प्रोडक्ट फिर भी नहीं बने सारे, क्या रीजन रह गया होगा? तो हम कहेंगे एक और फैक्टर है, क्या? ओरिएंटेशन। बात समझ आ गई? इट मींस सेकंड फैक्टर है, इफ मॉलिक्यूल्स हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन at time of collision, only then collision can be effective, only then collision can be effective। अगर क्या है उसके पास प्रॉपर डायरेक्शन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, N किससे टकराए, N से, अगर O से टकराएगा फिर फायदा नहीं। ठीक है, तो N से टकरा जाए तब तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में फिर एक और फैक्टर, इसे फैक्टर P मान लिया और ओवरऑल रेट या फिर K एक ही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गई, Z इंटू ओरिएंटेशन फैक्टर को P मान लिया, कुछ परसेंट इसकी वजह से रह गया, इंटू e⁻⁻ बाई। इट मींस नेट जो इफेक्टिव कोलिजन है, 100 कोलिजन टोटल हो रहे हैं, 100 में से 40% ऐसे हैं जिनमें एक्टिवेशन है, 40 में से 30% ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो नेट रेट फिर दोनों पे डिपेंड करेगा, पी पे भी है। हाँ, ओरिएंटेशन फैक्टर थोड़ा कम मैटर करता है क्योंकि ओरिएंटेशन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में तो मैटर करेगा, इस केस में H वाले में नहीं मैटर करेगा क्योंकि ये भी H2 है, ये भी I2 है, घूम के टकराए कैसे भी टकराए, इसका H हमेशा इसके किससे टकराएगा, I से, चाहे ये ऐसे टकरा जाए चाहे ये ऐसे टकरा जाए, हमेशा H किससे टकराएगा, I से। तो ओरिएंटेशन फैक्टर कई बार लगता है, इसलिए ज्यादा मैटर एक्टिवेशन ही करता है जो रीनियस ने ले लिया। लेकिन हाँ, कई बार एक क्वेश्चन अगर आ जाए भी ऐसा क्या हो गया भी कोलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ जबकि एक्टिवेशन भी दे दी थी, तो आपको बस आंसर लिखना भी हो सकता है उसमें क्या कमी रह गई हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन। हो जाएगा बेटा, कर लोगे? बस 2 क्वेश्चन है, पहला व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दूसरा व्हाट आर फैक्टर्स मेकिंग ए कोलिजन इफेक्टिव। तो देयर आर 2 फैक्टर्स, वन इज एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा क्या है, ओरिएंटेशन। कर लोगे बेटा? ये वाला रिएक्शन लिख लो, ऐसे आ जाए आपको पूछे Z क्या है, हम कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी,
P ओरिएंटेशन फैक्टर, ये एनर्जी बैरियर है ना, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है? अब लिख रहे हैं फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को फास्ट या स्लो करते हैं? हमें ये पता चल गया अभी दो चीजों पे असर पड़ेगा, या तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे असर पड़ेगा या फिर इफेक्टिव कोलिजन पे असर पड़ेगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ही बढ़ जाएगा, 100 की जगह 200। इफेक्टिव का मतलब नंबर पे कोई ज्यादा असर ना हो, लेकिन हाँ कोलिजन इफेक्टिव ज्यादा बढ़ जाए, रहे तो 100 ही, लेकिन उसमें से 30 से 40% हो जाए। तो आपको एक आइडिया लेना है, ये कुछ एक फैक्टर्स बोल रहा है, वो एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पहला आपको कहता है कि कंसंट्रेशन से रेट कैसे इफेक्ट होएगी, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रेट बढ़ेगी या नहीं, और रिलेट करना है भी क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी से असर पड़ेगा या इफेक्टिव कोलिजन से असर पड़ेगा। तो पहले बताओ भी अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दें रेट क्या होएगी, बढ़ेगी। एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, चलो रेट क्या होएगी, बढ़ेगी। तो जनरल हम ऐसे कह सकते हैं भी कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, रेट। अब सोचो इस पर्टिकुलर वेसल में आप H2 और I2 की अमाउंट बढ़ाए जा रहे हो। अमाउंट बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। नंबर नहीं बढ़ते, कोई एक्टिवेशन मिलती है या ओरिएंटेशन प्रॉपर हो जाती है तो इफेक्टिव बढ़ना चाहिए। क्या लगता है कौन सी चीज ज्यादा बढ़ेगी, कोलिजन। जितनी ज्यादा भीड़ होएगी उतना ही आपस में टकराने के चांसेस ज्यादा। तो पर सेकंड जो टकरा रहे थे उनकी अमाउंट, उनकी काउंटिंग क्या होती जा रही है, ज्यादा। तो हम कहेंगे इसका रीजन असर्शन रीजन बन गया। असर्शन इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। रीजन क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन क्या चीज इंक्रीज होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। तो ये असर्शन रीजन ए आंसर तब बनेगा। अगर इसमें रीजन ऐसे लिख दूं इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं तो गलत हो जाता है ना। तो दो चीजों पे ध्यान देना है, या तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बता दो या फिर क्या बता दो, इफेक्टिव कोलिजन। हो जाएगा। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो क्या लगता है, हमने पढ़ा है कहीं भी रेट क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी चीज में ज्यादा फायदा होगा, इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि टेम्परेचर प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें हमने देखा डोमिनेटिंग फैक्टर क्या था, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज डोमिनेंट फैक्टर होगा इंक्रीज मोर देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे असर पड़ेगा, यस बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा फायदा किसका हुआ, हमें एक्टिवेशन का। क्योंकि एक्टिवेशन मिल गई तो हमने पढ़ ही रखा है, तो पूरा डिटेल पर रखा है कि K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाय आर टी। हमने ये चीज बढ़ाई। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो इसमें क्या बढ़ा है बेटा, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा बढ़ा है, मोर देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा बढ़ा। हो जाएगा। तीसरा लिखो, कैटलिस्ट का क्या लगता है क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट पे। कैटलिस्ट ऐड करने से रेट क्या हो जाती है, ज्यादा। कैटलिस्ट ज्यादा होने से रेट ज्यादा। फिर से बताओ कौन सा फैक्टर ज्यादा इफेक्ट हुआ होगा, इफेक्ट परसेंटेज, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी या इफेक्टिव कोलिजन बड़े होंगे, इफेक्टिव। क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, फिर से एक्टिवेशन कम करता है ना। इसमें भी क्या बढ़े हैं, इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं हुआ इसमें। टेम्परेचर में दोनों बड़े थे, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कौन सा था, इफेक्टिव कोलिजन। इसमें बड़ा ही इफेक्टिव है। नंबर ऑफ कोलिजन तो उतना ही है, 100 टकरा रहे थे 100 अब भी टकरा रहे हैं, क्योंकि हीट तो किया ही नहीं हमने, काइनेटिक एनर्जी तो उतनी ही है ना। तो इसमें इफेक्टिव कोलिजन। चौथा, रेयर कई बार सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। जैसे पहले रिएक्शन समझ लो, मान लो एग्जांपल चेक करो, एक क्रिस्टलाइन शुगर है और एक पाउडर कर लिया हमने उसे मिक्सचर ग्राइंडर में घर पे।
पाउडर को डिसॉल्व करना तुम्हें इजी लगा, ग्लूकोन डी ले आए, पाउडर बना के दी हुई है शुगर, वही शुगर घर पे है, क्रिस्टल्स हैं बड़े, हम शेक कर रहे हैं, क्या लगता है जल्दी से कौन सा डिसॉल्व हो गया? पाउडर। तो यहाँ पाउडर शुगर जल्दी डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व फास्ट, ये वाला क्या होता है? डिसॉल्व स्लो, जबकि है शुगर ही दोनों में। तो फिर इसमें इफेक्टिव में तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड तो दोनों में शुगर के ही तोड़ने हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ रहा है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्रिस्टलाइन शुगर का मतलब एक बड़ा टुकड़ा है, पानी में डाला, पानी के साथ कोलिजन हो रहे हैं चारों तरफ से, जितने ज्यादा कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे उतना ही रिएक्शन होने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। क्या होगा अगर इसके 4 छोटे छोटे टुकड़े कर दें? क्या लगता है बीच में भी वाटर पहुंच जाएगा? यहां भी टकरा सकता है वाटर? अगर यहां टकरा सकता है तो क्या लगता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? ज्यादा 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 टकराएंगे, 1 सेकंड में 1 यूनिट में नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो गए? बढ़ गए, 4 से भी ज्यादा गुना हो गए। सरफेस एरिया आप मैथमेटिकली करोगे तो काफी बढ़ गया, 4 गुना नहीं, काफी बढ़ गया, नए सरफेस बन गए। तो फिर सरफेस एरिया बढ़ गया, कोलिजन बढ़ गए, कोलिजन बढ़ गए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो क्या फिर सरफेस एरिया भी कोई फैक्टर बन सकता है? तो सॉलिड के केस में बन सकता है भी, कुछ रिएक्शंस में, जैसे ये वाला है, खासकर सॉलिड्स में, सॉलिड की रिएक्शन फास्ट हो जाएगी अगर आप क्या बढ़ा देते हो? उसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से भी रेट क्या हो सकता है? फास्ट। फिर से क्वेश्चन ऐसा सच ही मिलेगा, व्हाई पाउडर शुगर डिसॉल्व फास्टर देन क्रिस्टलाइन शुगर, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, कोलिजन थ्योरी। तो आप कहोगे भी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, रेट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगा बेटा ये। और लास्ट है लाइट। लाइट का भी फायदा होता है रिएक्शंस में, लाइट का फायदा होता है, लेकिन लाइट का फायदा सिर्फ ऐसे रिएक्शन में होता है जिन्हें हम कहते हैं फोटो केमिकल। क्या होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन? कुछ रिएक्शंस हैं जो विजिबल लाइट की रेडिएशन से होने लग जाते हैं। अगर मैं डार्क में रखता हूं तो नहीं हो रहे, लेकिन अगर मैं धूप में जाके खड़ा होता हूं तो होने लग गए। उन्हें क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल। फोटो मींस फोटोन्स, फोटोन्स किसे कहते थे? क्वांटा ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। तो कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं फोटोकेमिकल, कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की प्रेजेंस में हो सकती है, उन्हें क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है H2 एंड Cl2 2HCl, इस पे अगर लाइट पड़ेगी ना, HNO लिखा होगा, तब तो आपने लिखना भी रिएक्शन होएगी, अगर HNO नहीं लिखा तो रिएक्शन होती नहीं है। ठीक है, इट मींस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, जीरो ऑर्डर का एग्जांपल आ गया एक तरह का। अब इस रिएक्शन में सनलाइट पे डिपेंड करती है। हमने देखा कि इसका रेट जो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ने से बढ़ता है। कोई समझा सकता है कैसे? जितनी रेडिएशन ज्यादा उतनी इंटेंसिटी। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला केस है कि एक रेडिएशन आती है, एक बॉन्ड तोड़ती है, एक रेडिएशन आती है, एक बॉन्ड तोड़ती है। रेडिएशन इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी से एक तरह की बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती थी एक्स्ट्रा बाहर से, एक्टिवेशन कहते थे। तो हम कहेंगे भी ये तो एक्टिवेशन प्रोवाइड कर रही है, एक्टिवेशन मिल जाती है तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाते हैं? ज्यादा। तो इसमें इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा असर नहीं होता। कौन से कोलिजन ज्यादा होते हैं? इफेक्टिव। लाइट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो हम कहेंगे लाइट से क्या होता है? रेट फास्ट हो जाती है, लेकिन स्पेशली कौन सी रिएक्शन में? फोटोकेमिकल में। रीजन इंक्रीज इन क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो जाएगा। कर लोगे बेटा ये? तो 5 फैक्टर हैं, थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी से रिलेट करके आंसर दिए हैं हमने, है तो वही चीज।
हमें पहले से ही पता है भी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ता है, लेकिन आज का टॉपिक था भी तुम बताओ भी क्या बढ़ा, कोलिजन बढ़े या इफेक्टिव कोलिजन बढ़े। तो हमने कहा कोलिजन बढ़ गए, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए। टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट बढ़ा लेकिन इफेक्टिव कोलिजन बढ़े। कैटलिस्ट डाल दिया तो रेट बढ़ा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़े। सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो रेट बढ़ा लेकिन कोलिजन से बढ़े, नंबर ऑफ कोलिजन, इफेक्टिव पे ज्यादा असर नहीं पड़ा। और लास्ट लाइट से फिर से क्या बढ़ा, इफेक्टिव, ऐसे हो जाएगा बेटा। लास्ट एक फैक्टर लिख लो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक जैसी रिएक्शन हमने दे दी, एक जैसी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ एक जैसा दे दिया, तो क्या लगता है फिर रेट एक जैसी हो जाएगी? अगर वो कह दे लास्ट पे भी सारे फैक्टर मैंने एक जैसे कर दिए, टेम्परेचर सेम रख दिया, कैटलिस्ट डाला तो सभी में डाला, नहीं डाला तो नहीं डाला, लाइट भी सबको दे दी, क्या लगता है फिर क्या रेट इक्वल हो जाएगी? तो फिर भी रेट डिफरेंट डिफरेंट रहती है। इट मींस लास्ट चीज है कि नेचर भी तो है रिएक्टेंट की, कोई रिएक्टेंट है जो फास्ट रिएक्ट करते हैं, कोई स्लो रिएक्ट करते हैं। जैसे देखना सी और ओ में भी ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी बर्न करने लग जाएगा, कंबशन स्पॉन्टेनियस है। एन में भी ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये हमने पढ़ा भी ये तो बनता ही नहीं था, ये तो बनता ही नहीं था। इसका डेल्टा एच क्या था, एंडोथर्मिक, इसका डेल्टा एच क्या था, एक्सो। पढ़ा कहीं ऐसे कंबशन में? स्पेशल एक रिएक्शन लिखवाई थी आपको थर्मोडायनेमिक्स में, सिर्फ एक गैस है जिसकी कंबशन क्या है, एंडोथर्मिक। तो वो कहता भी क्या ऐसा पॉसिबल है भी सारे फैक्टर एक जैसे कर दें और रेट एक जैसी हो जाएगी? हम कहेंगे नहीं, एक और फैक्टर है तो जिसमें कोलिजन थ्योरी नहीं लग रही। वो लास्ट पे ये भी कह रहा है भी रेट इस पे भी डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कोलिजन थ्योरी अगर लगाएं तो ऐसे आप आंसर कर सकते हो भी इफेक्टिव जो कोलिजन है तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी तो अलग अलग लगेगी ना बेटा। एन का बॉन्ड काफी मजबूत रहता है, इसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, इसमें बॉन्ड तोड़ने में क्या लगती है, कम। तो हो सकता है कई बार नेचर भी है कि कोई रिएक्शन फास्ट है, कोई रिएक्शन क्या है, स्लो। तो ये फास्ट होएगी, ये क्या होएगी। तो फाइनली नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करती है। रेट में बी different under similar conditions because it also depends on nature of reactant। रिएक्टेंट की नेचर कैसी है उस पर भी डिपेंड करती है। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं जो टकराने वाले हैं? कुछ रिएक्टेंट की आपस में रिएक्टिविटी ज्यादा है, कुछ रिएक्टेंट की आपस में रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो नहीं पता चलता भी, हम फाइनली लास्ट पे हाथ खड़े कर देते हैं, ये समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, है ना। नेचर में कुछ जल्दी बॉन्ड टूटते हैं, कुछ स्लो बॉन्ड टूटते हैं, इन चीजों पे भी डिपेंड करता है। हो जाएगा बेटा, ये समझ आ जाए। एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट एक और पॉइंट लिख लो, आपके बुकलेट में मैंने लिखा हुआ है, एक आता है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन के केस में एक नंबर में डेफिनेशन आती है। इसका रेट ध्यान रखें कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। एक ऐसा रिएक्शन आ गया जिसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी। इनमें एक रेडिएशन एक पे टकराती है, इसको क्वांटम यील्ड से मेजर किया जाता है। क्वांटम यील्ड क्या है, आपने टोटल रेडिएशंस कितनी डाली और टोटल रिएक्टेंट्स कितने हैं जो रिएक्ट कर गए, रिएक्टेंट्स रिएक्टर टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये कहता है कि सभी की अपनी अपनी एक रिएक्शन की क्वांटम यील्ड भी होती है। कितनी आप रेडिएशन डालते हो, उनमें से कितने प्रोडक्ट बनते हैं, वो हर एक की फिर से नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी क्वांटम यील्ड पे डिपेंड करेगा। क्वांटम यील्ड अलग अलग, जैसे हमने देखा भी H2 प्लस Cl2 से HCl बना, उसमें भी सेम रेडिएशन डाल ली, लेकिन H2 प्लस Br2 से HBr बना, उसमें भी सेम रेडिएशन डाल ली, लेकिन क्वांटम यील्ड सेम नहीं आ रही। सेम नहीं आ रही मींस फिर से किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। क्योंकि आप जो बेटा एनर्जी डाल रहे हो वो तो उतनी ही डाल रहे हो, लेकिन बॉन्ड तोड़ना तो अलग अलग हो गया ना। Cl का बॉन्ड तोड़ना अलग एनर्जी लगेगी, लेकिन Br का बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी क्या लगेगी, अलग। तो वो कहता सिर्फ रेडिएशन, ऐसा नहीं सोचो भी रेडिएशन डाल दी और रेट उतनी ही हो जाएगी, नहीं।
क्वांटम यील्ड क्या होती है, अलग अलग रिएक्शंस की अलग अलग होती है। किसी में उतनी रेडिएशन डालने से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, किसी में उतनी ही रेडिएशन डालने से बहुत कम बनते हैं। अगेन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। H2 + Cl2 की क्वांटम यील्ड अलग है, H2 + Br2 की क्वांटम यील्ड क्या है, अलग है। मींस अलग अलग नेचर पे फिर से क्वांटम यील्ड भी डिपेंड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये सारा टॉपिक हो गया हमारा। कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, वो फिर हम एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ लेंगे। जैसे कुछ पैरेलल रिएक्शन दी हुई हैं, तो जो भी अनवस्थित या कुछ बुक्स कर रहा है वो अलग से 1-2 लेक्चर लगा के आपको बता देंगे। पैरेलल रिएक्शन दी हुई है, सीक्वेंशियल है ना। 1-2 जीआरबी में क्वेश्चन अलग से दे रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर के, है ना। तो वो हम क्लास में नहीं कर रहे क्योंकि ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। ठीक है, तो जिसने नहीं करने कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में तुम्हें बता दूंगा, जिसने करने हैं वो एक्स्ट्रा क्लास लगा। ठीक है, अभी तुम एनसीईआरटी में से देखो, इसमें से मुझे पेज नंबर बता दो, जो भी पॉइंट आपको समझना है पहले इसे अच्छी तरह कर लो। पेज नंबर बोल दो बेटा एनसीईआरटी में से जो भी आपका डाउट है। असाइनमेंट के डाउट हो गए थे? इसमें 3 टॉपिक है पीछे बुकलेट के, कल टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 करके आओ। बुकलेट के टॉपिक 1 के 18 क्वेश्चन है, टॉपिक 2 के 50 क्वेश्चन है ना। कल 2 टॉपिक पढ़ाओ, लास्ट टॉपिक 3 हम परसों ले लेंगे डाउट, है ना। तो कल हम पहले डाउट ले लेंगे बुकलेट के, 1-2 दिन और लगा लेते हैं, साथ साथ नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, लो एनसीईआरटी खोलो और मुझे बताओ, क्या कहीं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया है? पढ़ा कहीं अर्हीनियस इक्वेशन वाले टॉपिक में? समझ आ गया था वो? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हमने +1 में पढ़ा हुआ है। तो एक बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया होगा, लिख लो एनसीईआरटी में से। और क्या एक्स्ट्रा है जो इसने बातें लिख दी, कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखी हैं। एक ये ऐसा कुछ कर्व दिखा रहा है, इधर है काइनेटिक एनर्जी, इधर है फ्रैक्शन, कुछ इस तरह का कर्व है। T1 पे बनाओ, हमने एक बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। इस कर्व का कोई मीनिंग समझा सकता है मुझे? तुम बताओ। सभी की वेलोसिटी या सबकी एनर्जी सेम नहीं होती। अगर वेसल के अंदर 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 के 100 सेम स्पीड पे भागे, ऐसा जरूरी नहीं है। उनमें से कुछ की ज्यादा फास्ट होएगी, कुछ की स्लो होएगी, क्योंकि रैंडमली टकरा रहे हैं, कोलाइड करे जा रहे हैं। फ्रिक्स पढ़ते हो, कोलिजन्स होने के बाद किसी की फास्ट होगी स्पीड, किसी की क्या होगी, स्लो। तो चेंजेस होती रहती हैं। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फ्रैक्शन ऐसे मिलता है भी, यस कम स्पीड वाले भी हैं, स्पीड कम मींस एनर्जी कम, है ना। कम स्पीड वाले भी हैं मॉलिक्यूल, ज्यादा स्पीड वाले भी हैं, लेकिन एक स्पीड ये वाली है, इसे कहते थे एमपीवी, याद है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल 60-70% ऐसे हैं जिनकी आपस में क्लोज है, लेकिन 20-30% ज्यादा वाले भी हैं, कोई 10-20 कम वाले भी हैं। दिस इज नोन एज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें वो टेम्परेचर का रोल बता रहा है अर्हीनियस, वो कहता है इससे मेरा टेम्परेचर का रोल सही आता है। ये वाला कर्व है, मान लो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। हमें पता है भी मॉलिक्यूल जो टकराएं, टकराते हुए एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा हो तभी वो मॉलिक्यूल वो बनेंगे प्रोडक्ट। इट मीन सिर्फ इतनी की फ्रैक्शन आती है नॉर्मल कंडीशन पे, जो क्या बन सकती है, प्रोडक्ट। रूम टेम्परेचर पे इतने प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना, क्योंकि इनकी एनर्जी काफी ज्यादा है बेटा। जब एनर्जी इससे ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगी, टकराते हुए बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ये वाली फ्रैक्शन है, बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी फ्रैक्शन है 30%, 1/3 फ्रैक्शन है जो प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें? कुछ मैंने इसके स्पेशल पॉइंट लिखवाए थे आपको। कर्व क्या हो जाता है, किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट, याद आ रहा है, कर्व शिफ्ट राइट। या फिर आपको स्पेशल लिखवाया था भी, कर्व बिकम्स ब्रॉडर,
बताई थी ये सारी चीजें। तो ये टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो कुछ कर्व ऐसे हो गया था। किसी को याद है भी एरिया अंडर द कर्व क्या रहता है? सेम, क्योंकि फ्रैक्शन तो सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं चेंज हो रहे। तो बताओ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए थे आ जाते हैं कि एमपीवी क्या हो जाती है? ज्यादा, क्योंकि हीट कर दिया तो एमपीवी अल्फा 1 अल्फा 2 ज्यादा हो गई। बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाली फ्रैक्शन जो एक्टिवेशन से ज्यादा एनर्जी लेके बैठती है, ये वाली, क्या इस फ्रैक्शन में कोई फर्क पड़ रहा है? पहले से क्या हो रही है? इंक्रीज। तो वही अर्हीनियस बता रहा था, वो कहता मैं बोल्ट्जमैन से हेल्प ले लेता हूं कि बोल्ट्जमैन भी यही कह रहा था कि जैसे से टेम्परेचर बढ़ाते हो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर एनर्जीज बढ़ जाती है। हायर एनर्जीज बढ़ जाती है मीन अब जो जो टकराएंगे उन्हें क्या मिल जाएगी? एक्टिवेशन। वो क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट। तो यही वो फ्रैक्शन की बात कर रहा है, कहता मैं इसी फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं जिसकी बोल्ट्जमैन कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाया, ये क्या हो गई? ज्यादा। और आपको याद है ऐसा क्वेश्चन आता था भी, बताओ ये कर्व में T1 ज्यादा है T2 से, या T1 कम है T2 से, या इक्वल है T2 के, या फिर हमें तो नहीं आता, हमने पढ़ा ही नहीं +1। पढ़ा था हमने? तो पढ़ाया तो बहुत कुछ है, पर बात है कि तुमने पढ़ा कितना है। कर लोगे बेटा ये? तो T1 इज ग्रेटर देन T2, कर्व बिकम ब्रॉडर, एरिया रिमेन सेम, कर्व शिफ्ट राइट साइड। सारे पॉइंट लिखवाए थे तुम्हें। कैसा पॉइंट है जिसमें खासकर मल्टीपल का टॉपिक बनता है? हो जाएगा बेटा? क्या होगा? T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन क्या हो जाती है? ज्यादा। हो जाएगा? तो एक तो ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि तुमने पढ़ ही रखा है, पर फिर मुझे डाउट आया कि चलो करवा देना चाहिए, है ना? पढ़ा तो हुआ है। हो जाएगा ये? आगे देख लो, और कोई तुम पूछो भी। एक कैटलिस्ट का टॉपिक देखना, यहां लिखा हुआ है, वहां पैराग्राफ पढ़ो, पेज नंबर है 116 पे, कैटलिस्ट का टॉपिक यहां लिखा हुआ है। यहाँ डायग्राम भी दी हुई है 116 पे, इसमें अंडरलाइन करो, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटेलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये पैराग्राफ में से देखो कितने असर्शन रीजन निकलते हैं। पहला मिल गया बेटा? ये यहाँ कैटलिस्ट ये डायग्राम बनी है, वहां पे एक पैराग्राफ है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटेलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, लिखा है ऐसे। इसमें मैंने तुम्हें सारी चीजें वैसे बता दी थी, देखो इसमें लिखी हुई हैं। पहला, कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर गिव्स फ्री एनर्जी, क्या मैंने लिखवा दिया था? हाँ, तो कैटलिस्ट के पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए थे। पहला, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट डेल्टा जी, डेल्टा एच के इक्विलिब्रियम, है ना? हमने सारे लिख लेते, जितने भी थर्मोडायनेमिक हैं, किसी को भी नहीं करता, वो यहां लिखा हुआ है इसने। तो कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर गिव्स एनर्जी डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। आगे देखो, इट कैटेलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटेलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये लिखवा दी थी लाइन आपको। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज कैटेलिस्ट डज नॉट कैटेलाइज कौन सी रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस, उसे नहीं करता। इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस को नॉन स्पॉन्टेनियस ही बना सकता है, ये तो बस फास्ट या स्लो बना सकता है। अगर कोई रिएक्शन चल रही है तो फास्ट कर देगा, चल ही नहीं रही तो ये नहीं कि पहले चलाएगा। इसका मतलब ये है कि चला नहीं सकता। कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, इसका मतलब ये है ना? इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या निकला? कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन, स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर तुम सोचो भी स्टार्ट कर देगा, हो नहीं रही रिएक्शन और कैटलिस्ट डाल दिया, रिएक्शन होने लग गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, चलती रिएक्शन दो मुझे, चलती को मैं फास्ट तो बना दूंगा, चल ही नहीं रही, चला नहीं सकता। ठीक है? तो ये सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, करवा दिया था। इट हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम फास्ट। हाँ, ये हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम फास्ट आ जाएगा, लेकिन के की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, है ना? तो फास्ट जरूर कर देगा। इसका मतलब के एफ और के भी सेम एक्सटेंट पे बढ़ाएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहता है तो के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल है? के एफ डिवाइड के बी। अब कैटलिस्ट से क्या हुआ? रेट फास्ट हुई, रेट फास्ट हुई तो के क्या हो गया? अभी बढ़ गया, के बढ़ गया, तो फिर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बढ़ा बताओ?
तो मैथमेटिकली जितना ये बड़ा होगा उतना ये बड़ा होगा। अगर ये डबल हुआ आपके, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए कि इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट डाला के एफ तो डबल हो गया, बताओ के बी क्या हो गया, डबल हो गया। सेम रेशो में बढ़ेंगे, है ना। तो के एफ एंड के बी इंक्रीज बाय सेम एक्सटेंट। तो एक तो ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ऐसे जो थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल असर्शन रीजन टाइप वाले, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन मैंने आज बता दिया आपको, देख लो P लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर, ये क्वेश्चन बता दिया आज आपको। रेट इज इक्वल टू P Z A B e रेज़ टू पावर माइनस, तो अब P समझ आ गया क्या है, Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, P है स्टेरिक फैक्टर, e रेज़ टू पावर ये है एक्टिवेशन वाले मॉलिक्यूल, है ना। तो ये सारा टॉपिक आज पढ़ लेना इसमें। और कोई आप चेक करो भी कुछ पूछना तो, पेज नंबर इसी में कैटलिस्ट वाले में। This has a transitory existence and decompose to yield product and catalyst। वो लिखवाया था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट होती है जब बॉन्ड रिएक्टेंट के टूट रहे हैं, यहां पे आके रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटे, प्रोडक्ट के क्या हो गए, बनने लग गए। इस स्टेट को क्या कह सकते हो आप, ट्रांजिशन स्टेट। वो कब बनेंगे, जब इनको क्या मिल जाती है, एक्टिवेशन। तो हमने इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा था, इसी का एक और नेम है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का क्या नेम है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ऐसे हो जाए, तो जब किसी को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है तो एक स्टेट आती है जब रिएक्टेंट के बॉन्ड, आपको आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, आप कहोगे एक ऐसा स्टेट आएगा व्हेन bonds of reactants are breaking and new bonds of products are forming। कंप्लीट कुछ भी नहीं हुआ, उस स्टेज को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। वो कब होएगी, जब रिएक्टेंट को कौन सी एनर्जी मिल जाए, एक्टिवेशन। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होएगी, थ्रेशोल्ड के, है ना। और कोई देखो पेज 101 पे खोलो भी, पेज 101 पे क्या है बेटा, इसमें देखना कहीं है, पुरानी बुक है ये, पुरानी है, लोग मुझे पुरानी क्यों दे रहे हो। पेज नंबर 101 पे एक लाइन लिखी हुई है, यही कह रहा हूँ कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन ही कह रहा हूँ कि जो थोड़ा सा पढ़ा दूंगा ना, साइड रिएक्शन जस्ट कॉन्सेक्यूटिव, सिर्फ इसमें वर्ड लिखे हुए हैं, तो एक आधा क्वेश्चन कभी बना दे, हम एक लेक्चर लगा लेंगे, ज्यादा टॉपिक नहीं है। पैरेलल का और कॉन्सेक्यूटिव का ना एक आधी लाइन ही लिखी हुई है। कॉन्सेक्यूटिव होती है कभी ऐसे होना कि ए से बी, बी से सी, जैसे देखना C प्लस हाफ O2 CO बने, CO प्लस हाफ O2 आगे क्या बने, CO2, तो ये एक रिएक्शन है कॉन्सेक्यूटिव। या फिर कुछ रेडियो एक्टिव कॉन्सेक्यूटिव होती हैं, जैसे कोई एलिमेंट लेड है, वो रेडियो एक्टिव है, वो टूटता है, लेकिन वो ऐसे टूटता जाएगा कि लेड टूटा, पहले बीच में एक और एलिमेंट बन गया, अल्फा पार्टिकल छोड़े, उसने आगे बीटा छोड़े, फिर कुछ और बन गया, उसने आगे अल्फा छोड़े, फिर कुछ और बन गया। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, चेन रिएक्शन की तरह हो जाती हैं, क्योंकि सारे जो बनते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, वो आगे टूट जाता है, वो आगे टूट जाता है, वो आगे, इन्हें कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन, ठीक है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे चलती हैं जो, इन्हें कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शंस। और कोई इंस्टेंटेनियस के ग्राफ समझ आ गए, स्लोप दिया हुआ है ना, वो मैंने आपको लिखवा दिया था कर्व का। मैकेनिज्म वाला टॉपिक पढ़ लिया, एक मैकेनिज्म वाला टॉपिक लिखना, कहाँ पे है मैकेनिज्म वाला टॉपिक खोलना, यही है पीछे चलो। हाँ एक ये लिख लो बेटा, मैकेनिज्म वाले टॉपिक में ये रिएक्शन याद कर लो, एनसीईआरटी में दी हुई है। 2H2O2 I नेगेटिव अल्केलाइन मीडियम, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, इससे बनता है 2 वाटर प्लस O2, और इसके स्टेप्स ये दिए हुए हैं। पहला स्टेप है, कहता है H2O2 और I नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, ये बनाता है वाटर एंड OH। और सेकंड स्टेप है H2O2 प्लस IO नेगेटिव गिव्स H2O प्लस I नेगेटिव प्लस O2, और इसका रेट लिखा हुआ है
रेट इज इक्वल टू K H2O2 की पावर 1 I नेगेटिव की पावर 1। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है भी ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, बताओ ये मैकेनिज्म सही है या नहीं। तो चेक करो क्या इनमें ये वाला स्लोएस्ट है, क्या स्लोएस्ट स्टेप से ये वाला रेट आ जाएगा, हो जाएगा। तो H2O2 की रिएक्शन है I नेगेटिव से, कर लोगे, लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। I नेगेटिव दिया लेकिन यहां कुछ दिया ही नहीं, रिएक्टेंट में डाल रखा है, प्रोडक्ट बताया ही नहीं क्या बना, आयोडीन बनेगा, है ना। तो हमें इसलिए कई बार लगता है भी ये तो लग ही नहीं रहा, सही नहीं लग रहा रिएक्शन। I नेगेटिव का एक्चुअली क्या बन जाएगा, I2। रिडॉक्स रिएक्शन है, H2O2 की पढ़ी है ना, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग, है ना। लेकिन चलो प्रोडक्ट से हमें कुछ लेना नहीं होता, ये कैसे कैसे बता रहा है, पहले H2O2 I नेगेटिव एक मॉलिक्यूल और एक रिएक्ट करके ये बना दिया प्रोडक्ट, पीछे क्या बच गया, इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट आगे आईओ नेगेटिव फिर से H2O2 से रिएक्ट करके ये बना रहा है, यहाँ I का नहीं बना, I तभी सही आएगा ना, I नेगेटिव, आईओ नेगेटिव इंटरमीडिएट उठाते थे हम, इंटरमीडिएट किससे रिएक्ट करते थे, रिएक्टेंट से, फिर से आगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगेगा, नहीं तो हमें सीधा याद रख लोगे, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो इजी लगेगा भी, हाँ पढ़ा हुआ है हमने, है ना। और कोई चेक करो, और कोई एक इन टेक्स्ट एग्जांपल में देख लो, कोई भी डाउट पूछना आपको। पेज नंबर है बेटा 72 पे देखना, ये वाला लाइन ऊपर। हाँ, कुछ एग्जांपल नोट करो, जीरो ऑर्डर के एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लिखो। कुछ एक एग्जांपल हमें याद करने हैं जीरो और फर्स्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है, ये आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसे, इन चार में से कौन सा रिएक्शन है जीरो। अब हमें क्या पता जीरो कौन सा है ना, लेकिन एक रिएक्शन जो इसमें दिया वो तो हम याद कर सकते हैं। तो इसने लिखा हुआ है डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया बाय यूजिंग प्लाटिनम कैटलिस्ट at temperature 1130 Kelvin is a example of zero order। और ये जीरो ऑर्डर कहता इसलिए है क्योंकि अगर ये प्लाटिनम होगा तो इसमें प्लाटिनम का एक टुकड़ा लेते हैं जिसके सरफेस पे पहले मॉलिक्यूल ऐसे अमोनिया फिट हो जाता है। कहीं वर्ड आया था लास्ट ईयर, आपको बताया था एडजॉर्प्शन, याद है किसी को, हाइड्रोजन चैप्टर में आता था अक्लूजन, कि कुछ मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, इसे कहते हैं एडजॉर्ब होना, अंदर नहीं जाते। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल पहले सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं और फिर प्लाटिनम इन्हें कैटलाइज करता है। अब जब तक ये सरफेस पे स्टिक नहीं होंगे तब तक रिएक्शन नहीं चलेगी। इट मींस प्लाटिनम तुमने डाला ही नहीं, सुनो ध्यान से, प्लाटिनम डाला नहीं, कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो क्या रेट डबल होएगी, नहीं, क्योंकि प्लाटिनम होगा तभी चलेगी। इसका रेट जो है क्या वो अमोनिया पे डिपेंड करती है, नहीं करती। तो कुछ ऐसे जीरो रिएक्शन हो जाती हैं जिनका फोकस कंसंट्रेशन से हटके कहीं और होता है। अगर तुम प्लाटिनम ही नहीं डालते तो रिएक्शन ही नहीं चल रही, इसका मतलब कंसंट्रेशन डबल करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो एक रिएक्शन याद कर लो, दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा इसका, जितना सरफेस बढ़ेगा उतना ही इसकी अमोनिया की जो स्टिक करने की पावर है बढ़ती जाएगी, अमाउंट ज्यादा होएगी। अगर यहाँ एडजॉर्ब ज्यादा होंगे तभी रेट क्या होएगी, बढ़ेगी। तो यहाँ सरफेस एरिया इंक्रीज तो रेट क्या होता है, इंक्रीज। इसका मतलब अमोनिया की डीकंपोजिशन के बारे में कुछ फैक्ट पूछेगा, एक तो ये जीरो ऑर्डर है, दूसरा जैसे जैसे प्लाटिनम का सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि प्लाटिनम के सरफेस पे पहले इसने स्टिक करना है, एडजॉर्ब होना है। सरफेस छोटा है तो एडजॉर्ब ही नहीं हो रही, फिर रिएक्शन कहां से होएगी, सरफेस बड़ा है तो एडजॉर्ब ज्यादा होंगे तो रिएक्शन क्या होएगी, फास्ट। तो एक रिएक्शन याद कर लो, ठीक है। ऐसे कोई फर्स्ट ऑर्डर की रेडियो एक्टिव तो मैंने लिखवाई रखी है आपको, हाइड्रोजनेशन लिख लो बेटा। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
जबकि लगता है हमें सेकंड ऑर्डर। तो एक एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो एनसीईआरटी में दिया है वो हमें याद रखना है। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन निकल की प्रेजेंस में या प्लैटिनम की प्रेजेंस में, दिस इज रेट के कंसंट्रेशन की पावर कितना, 1, फर्स्ट ऑर्डर है, जबकि हमें क्या लग रहा है सेकंड। और रेडियो एक्टिव डीके मैंने आपको लिखवाई रखा है ना। तो ये 2 रिएक्शन याद करो, बाकी तो हमारा काम चल जाएगा। नहीं भी याद करोगे, एक आगे लिखी हुई है रेडियम का डिके कैसे हो रहा है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट पेज पे चेक करो, रेडियम का डिके फर्स्ट ऑर्डर में एक और रिएक्शन है, रेडियम 88 226 गिव्स हीलियम 24 प्लस रेडॉन 86 220। ध्यान कर लो, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर एक्शन। ये भी आपको +1 में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थोड़ा सा बताया था, वैसे आपको फिजिक्स में पूरा टॉपिक आएगा। इनका रूल ये होता है भी टोटल मिला के एटॉमिक नंबर इक्वल होता है, टोटल मिला के मास नंबर क्या होता है, इक्वल। इसके क्वेश्चन तुम्हें हो सकता है ऐसे मिल जाएं भी, यहाँ पे 226 से रेडॉन बना है और कोई एलिमेंट निकला है X, वो X क्या है, तो तुम्हें कर लेना भी 86 और 88 का डिफरेंस 2 तो ये आएगा, 226 और 222 का डिफरेंस 4 ही आएगा। तो हम बता देंगे तो हीलियम बना होगा। हीलियम का मतलब कौन से पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल। हो जाएगा बेटा। तो एक ये रिएक्शन याद कर लो, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 लिखा हुआ है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 एंड NO2, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड लिखा हुआ है डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। N2 एंड O2 बनता है दोनों में डीकंपोज होके, ये भी कौन सी रिएक्शंस हैं, फर्स्ट। ये प्रेशर वाले मैंने आपको पढ़ा दिया था ना, सारे के सामने डिटेल पढ़ा है। और कोई चेक करना, किसमें है ये, फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में। एक और लिखी हुई है, भी लिखना, अमोनिया वाली के नीचे जीरो ऑर्डर का एक और लिखा हुआ है HI का, गोल्ड सरफेस पे HI का डीकंपोजिशन। जीरो ऑर्डर में एक और ऐड कर लो यहीं पे, HI का डीकंपोजिशन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। इसके लिए कौन सा सरफेस चाहिए, गोल्ड। तो जब तक गोल्ड सरफेस नहीं दोगे टूटेगा नहीं। लग तो रहा है सेकंड ऑर्डर, लेकिन है क्या, जीरो। ये कुछ हैं जो क्रैमिंग वाले हैं, है ना, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। 2 जीरो ऑर्डर में आ गए, 2-3 फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। और कुछ बेटा, बाकी हो गया सर। चलो इसे रीड कराओ भी। कल टॉपिक 1 और टॉपिक 2 के डाउट्स क्लास में होंगे। MTG फिंगर टिप, इस हफ्ते हमने MTG फिंगर टिप जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं मल्टीपल के, है ना, केमिकल कैनेटिक्स के साथ साथ मल्टीपल करते जाओ। टेस्ट होगा संडे तक, उससे पहले तैयार कर लो, और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे एक बार, ठीक है। ठीक है, इतना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।